नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज कई न्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडेंट के लिए ये न्यूज़ बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आईटीआई स्कूल कॉलेज सभी के लिए एक फैसला लिया था कि कोरोना काल में जो विपदा आई थी उस समय पर जो फीस जो है उसके नाम पे जो फीस लिया गया था तो उसमें 15% की हर एक आईटीआई वाले को छूट देना पड़ेगा, स्कूल को छूट देना पड़ेगा, भले चाहे वो स्टूडेंट निकल गए हों या वो पढ़ रहे हैं। यह न्यूज़ एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ थी जिसको मेरे को दिखाना था, इसको बोला गया है तो मैं अपने न्यूज़ पे बता रहा हूँ। और ये भाई साहब एक एडवोकेट हैं, चौधरी साहब, तो उनकी भी बातों को सुन लीजिए, फिर इसके बाद आगे न्यूज़ की ओर चलते हैं। हुआ कोविड और उसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चे घरों में रोक दिए गए, पूरा देश जहाँ का तहाँ रोक दिया गया, बहुत भगदड़ मची, स्कूल बंद हो गए, सारी शिक्षा पद्धति ऑनलाइन हो गई। उस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में सारे बच्चों को मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से पढ़ाया गया। उस दौरान स्कूलों ने पूरी फीस वसूल की बच्चों को पढ़ाने की, उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। इस बात को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में और तमाम जगहों पर, तमाम कोर्ट्सों में, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई, रिट्स डाली गई हाई कोर्ट्स में। तो ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसमें हाई कोर्ट का आदेश अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आया है। उस हाई कोर्ट के आदेश में ये बताया गया है कि जितने भी स्कूल हैं उनको ऑर्डर लागू होने से 2 महीने के अंदर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से 2 महीने के अंदर 15% फीस जो है बच्चों को, उनके अभिभावकों को लौटानी होगी। अगर वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ीस में आगे वो फ़ीस ऐड करनी होगी, जोड़नी होगी, उस फीस को घटाकर अगली फ़ीस को लेनी होगी। अगर बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं तो वो फ़ीस उनके अभिभावकों को उनके घर जाकर देनी होगी। इसी के आधार पर पढ़ रहे थे। और जब कोविड में स्कूल बंद हो गए तो स्कूल ने, जितने भी स्कूल थे, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रयास किए, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को निकाला और उसको लेकर के बच्चों के अभिभावक जो थे उनके मोबाइल्स पर, टैबलेट्स पर उनको होमवर्क दिया जाने लगा बच्चों को, और उनकी स्टडी जो थी ऑनलाइन होने लगी। जो आज भी कई स्कूलों में ऑनलाइन होमवर्क दिया जाता है। अभी जो विंटर वेकेशन है और कुछ स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं ठंड की अधिकता के कारण उत्तर भारत में, तो वहाँ पर क्या है कि अभी भी जो है वो मोबाइल पर ट्यूशन जो है स्कूल का होमवर्क भेज दिया जाता है कराने के लिए। तो ऐसा ही एक मसला, ऐसा ही एक केस जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सन 2020 में जब ऐसा हुआ, स्कूल फ़ीस की मनमानी कर रहे थे, फ़ीस वसूल रहे थे, और जो पेरेंट्स थे, जो मजदूर वर्ग था, जो कमीरा वर्ग था, जो रोज़ खाने कमाने वाले प्राइवेट नौकरी वाले लोग थे, उनके पास नौकरियां उनकी स्टॉप कर दी गई थी, सैलरी उनको नहीं मिल रही थी, और रोज़ के काम धंधे वाले लोगों के पास पैसा नहीं था, ख़त्म हो चुका था कोरोना के पहले चरण में 2020 में। चारों तरफ हाहाकार था, लेकिन स्कूलों ने कोई दया नहीं दिखाई। स्कूलों ने सारी फ़ीस वसूली, जितनी फ़ीस जा रही थी रेगुलर, उन्होंने वही फ़ीस वसूली। अगर किसी ने 1 साल फ़ीस जमा नहीं की तो 1 साल के बाद जब वो फ़ीस जमा करने पहुंचा तो उन्होंने वहीं से शुरू किया जहां से उन्होंने स्टॉप किया था, पूरी फ़ीस उन्होंने तब भी वसूली। तो इस बात को लेकर के एक व्यक्ति हैं भारत भूषण, उन्होंने 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट डाली उसको उन्होंने जनहित याचिका के रूप में डाला। जनहित याचिका जो थी उत्तर प्रदेश राज्य के तो ये जो फैसले हुए हैं ये कोई स्कूल भर के लिए नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ये स्कूल में मतलब आईटीआई वालों को भी ये करना होगा, जो आईटीआई के, प्राइवेट आईटीआई के मालिक हैं उनको भी ये चीज़ें करना होगा। ये स्टूडेंट की हक की बात है। तो हुआ ये कि 2020 में भारत भूषण नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि 2020-21 में उन्होंने कहा कि जो जनहित याचिका है वो इसलिए है क्योंकि तमाम चीज़ें, संसाधन की कमी आई है और बच्चे जो हैं मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। बच्चों को अगर गौर से देखा जाए तो स्कूल जो कर रहा है बच्चों के साथ, वो केवल उनको ट्यूशन पढ़ा रहा है ऑनलाइन। तो केवल ट्यूशन फीस आप लीजिए, बाकी की जो फीसें हैं वो आपको माफ़ करनी होंगी, लेकिन स्कूलों ने कोई फ़ीस माफ़ नहीं की। जब ये पीआईएल हाई कोर्ट में पहुँचा तो इस पीआईएल को 2 जजेस की बेंच ने सुना। 2 जजेस की बेंच ने जब सुना तो उन्होंने जो याची थे आदर्श भूषण, जो पीआईएल के एप्लीकेंट थे, उनको सुना, उनके तथ्य सुने। तथ्य जो थे पीआईएल के वो इस प्रकार थे कि स्कूल जो है वो केवल ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं,
तो ऑनलाइन फ़ीस उनको ट्यूशन की लेनी चाहिए, सारी स्कूल की फ़ीस उनको नहीं लेनी चाहिए जो रेगुलर में होती है, क्योंकि रेगुलर जो फ़ीस होती है उसमें आप जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी, जो स्टाफ है उनकी सैलरी, तमाम रख रखाव के जो रुपए खर्च होते हैं वो आपके बच रहे हैं क्योंकि स्कूल आपके बंद हैं। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन के हिसाब से फ़ीस लीजिए, क्योंकि आपने उस वक्त में सारे स्कूल्स ने टीचर्स को भी पूरी सैलरी नहीं दी थी, टीचर्स को भी उन्होंने बहुत कम सैलरी दी और बहुत सारे टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि जब ट्यूशन की जो ऑनलाइन ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की फ़ीस लीजिए। अगर आप पूरी फ़ीस लेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है ये मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगी ये बात, और ये शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर इस चीज़ को लेकर के जाएगी, जो भारत जैसे देश में बहुत ही गलत एक प्रक्रिया मानी जाएगी अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट में जब दूसरा पक्ष जब पहुंचा तो दूसरे पक्ष से भी पूछा गया, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी और कुल मिलाकर इस केस में लास्ट में 2 जजेस की बेंच ने तय किया कि फ़ीस जो वसूली गई वो गैर विधिक गैर कानूनी तरीके से वसूली गई, पूरी फ़ीस स्कूल नहीं वसूल सकते। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूलों को अपने जो बच्चों की फ़ीस जो ली उन्होंने वो फ़ीस 15% उस फीस का तत्काल रूप से अधिकतम 2 महीने के अंदर बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को वापस करना पड़ेगा। अगर बच्चे उसी स्कूल में आज भी पढ़ रहे हैं तो वो फ़ीस जो है अगली जो फ़ीस होगी उस फीस में ऐड करके आने वाली फ़ीस में से उसको माइनस करके उसको घटा करके तब वो फ़ीस लेंगे, यानी कि 15% की छूट देनी होगी। अगर फ़ीस जमा कर रहे हैं तो बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो बच्चा अगर छोड़ के जा चुका है स्कूल को तो बच्चे को या उसके अभिभावक को वो फ़ीस वापस करेंगे 15%। तो जिन आईटीआई का स्टूडेंट की फीस बाकी है तो उसको मेरा अनुरोध है कि 15% जो टोटल फीस है उसके 15% कम कर दें। जो कोरोना के उसमें आए थे, अभी वाले नहीं, जो कोरोना के बीच में थे स्टूडेंट उनकी बात कर रहे हैं। साफ साफ लहजे में कहा है कि कितने दिन के बाद कर रहा है, वकील साहब बता भी रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुन करके आप लोगों को ये चीजें कर लेना चाहिए। अब चलते हैं आपको आगे की न्यूज पे। तो आगे की न्यूज में सबसे पहले आज जो है तो एक बहुत बड़ी चीज मैं दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट को ये सब चीजें जानकारी नहीं रहती है, खासतौर से डीजीटी को ये चीजें कुछ पता नहीं चलती है। तो डीजीटी को भी और आईटीआई वालों को भी और स्टूडेंट को भी ये पेपर का भी न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले ये सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। शासन की अनदेखी के चलते क्षेत्र के जनपद स्थिति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में पंजीकृत छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। 1 वर्ष से बिजली नहीं है और ना ही पर्याप्त शिक्षक है, जिसके कारण जो है तो कई छात्रों की पढ़ाई कन्नौज की बेहरीन आईटीआई में कराई जा रही है। सोचिएगा, सोचने वाली बात है। आप प्राइवेट आईटीआई पे उंगली उठाते हो, अब अपनी ही गवर्नमेंट की आईटीआई की हाल को देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर पे है, ठीक है। चलिए, तहसील के जनपद में बनी हुई आईटीआई में वर्ष 2022-23 में 12 ट्रेडों में 391 छात्रों का पंजीकरण कराया गया था। इतना ही नहीं, आईटीआई में करीबन 1 वर्ष से ट्रांसफार्मर खराब है जो अब तक सही नहीं हो पाया है। इस कारण से लैब में लगे कंप्यूटर व मशीनरी के उपयोगों और उपकरणों का सही रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। उपकरणों का उपयोग ना होने से उनकी हालत भी खस्ता होती चली जा रही है। दूसरी ओर आईटीआई के पर्याप्त शिक्षक ना होने के कारण 7 ट्रेडों के 271 छात्रों की पढ़ाई बेहरीन आईटीआई में कराई जा रही है। शेष 5 ट्रेडों की 120 छात्रों की पढ़ाई जनपद में हो रही है। जनपद आईटीआई में 120 छात्रों में 1 कार्य निर्देशक व 1 अनुदेशक के सहारे चल रही है जनाब। अब आईटीआई कन्नौज के प्रधानाचार्य अमित पटेल, जनपद आईटीआई में 1 साल से बिजली ट्रांसफार्मर खराब है, इसकी बिजली विभाग में कई बार लिखित सूचना दिए हैं, लेकिन अभी तक उसे सही नहीं किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो आपको दिखाया गया है, एक न्यूज से दिखाया गया है, जिसकी कटिंग सबूत के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूं।
पटना बिहार के 1182 प्राइवेट आईटीआई में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक छात्रों को अगले सत्र में बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। जिन छात्रों को 80% उपस्थिति नहीं होगी उन्हें परीक्षा में बैठाने से वंचित कर दिया जाएगा। 10% बच्चों को प्राचार्य, बीमारी या अन्य किसी कारणों से छूट दे सकेंगे। छात्रों की उपस्थिति पर श्रम संस्थान विभाग सख्त रहेगा। छूट देने वाले छात्रों की जानकारी आईटीआई संचालकों को विभाग को देनी होगी। वर्तमान में सभी निजी आईटीआई संस्थानों में नियमित उपस्थिति की व्यवस्था नहीं है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा सभी निजी आईटीआई संचालकों को परीक्षा से पहले छात्रों का बायोमेट्रिक उपस्थिति मांगी जाएगी। जिन केंद्रों पर छात्रों की 80% से अधिक मौजूदगी क्लास में रहेगा वही छात्रों परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और परीक्षा दे पाएगा। इस नियम को अगले सत्र से सख्ती के साथ में पालन किया जाएगा। आईटीआई पे कार्रवाई करने के लिए श्रम संसाधन विभाग बार बार निर्देश जारी करता है, लेकिन संचालकों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब विभाग इन संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में हाल ही के दिनों में विभागीय स्तर पर सभी आईटीआई संचालकों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारी सेंटर पर मानक की जांच करेंगे। अभी भी 1 या 2 कमरे में चल रहा है सेंटर। राज्य में ऐसे भी कई सेंटर हैं जो कि 1 या 2 कमरे में चलाया जा रहा है। इन सभी सेंटरों को निर्देश भेजा गया है। मानक के मुताबिक जल्द से जल्द सेंटर में छात्रों की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दें, वरना चिन्हित सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी 149 आईटीआई में छात्रों को बायोमेट्रिक हाजिरी ली जा रही है। इसमें करीब 15,000 छात्र रजिस्टर्ड हैं। 10% प्राचार्य करते हैं छात्रों का बचाव। विभागीय स्तर पर 10% बच्चों का अटेंडेंस प्राचार्य छात्रों को नहीं आने पर उनकी सहूलियत दे सकते हैं। यानी कोई छात्र बीमार हो रहा है या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, यह नियम पूर्व से ही है, लेकिन अब निजी संचालकों को ऐसे छात्रों के संबंध में जानकारी तुरंत विभाग को देना होगा। इसको लेकर के विभागीय स्तर पर जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि परीक्षा के समय में छात्रों की उपस्थिति में बदलाव नहीं हो सके। चलिए अब बात कर लेता हूं 11/1/2021 के एक लेटर पे। ये न्यूज में मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, इशारों में मैं बहुत चीज समझाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि अब डीजीटी जो है तो अपने को कैसे स्ट्रांग कर रही है, मजबूत कर रही है कि आप लोग जब भी कोर्ट केस में जाते हैं या किसी लेटर पे अब हम सवाल उठाते हैं तो उसका कैसे बैकअप प्लान वो कर रही है। तो चलिए सबसे पहले वो बोल रही है कि यह जो एफिलिएशन है ये 5 साल के लिए दिया जा रहा है आपको। लेकिन दूसरी बात वो बोल रहा है कि एफिलिएशन ट्रेड यूनिट जो है तो फ्यूचर टू सब्जेक्ट में क्या लिख रहा है कि डीजीटी और स्टेट ऑफिसर कभी भी किसी भी समय पे आपके बेहतरी के लिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जो बिल्कुल भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, अवेयरनेस नहीं करते हैं, उसके लिए निरीक्षण करते रहेंगे, आपकी वैलिडिटी देखते रहेंगे, आपका वेरिफिकेशन करते रहेंगे। आईटीआई जो है तो मस्ट डीजीटी के नॉन, यहां पे देखिए कि क्या लिखे हुए हैं कि आईटीआई मस्ट किसकी बात, डीजीटी की बात को, और उनके गाइडलाइन के जो इशू हैं, टाइम टू टाइम जो ये वर्ड लिखा है ना, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि गाइडलाइंस इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी में बहुत सारी चीजें इनकी छुपी हुई हैं कि टाइम टू टाइम जो हमारे लेटर जारी होंगे या गाइडलाइन जारी होंगे वो सब मान्य होंगे, और आपको एफिलिएशन दे रहा हूं तो आपको इस कंडीशन पे मान्य होगा। ठीक है, अब ये तो चलिए ठीक है कि आप लोगों आईटीआई के डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएंगे। अब अगर आपको इस पे कोई दिक्कत है एफिलिएशन पे तो आप 15 दिन के अंदर इस इशू को देख सकते हैं, इस ऑर्डर को देख सकते हैं और हमको ग्रीवांसेस डाल सकते हैं।
जो मैं कहना चाह रहा था तो एक ही चीज 2 पॉइंट पे तीसरे नंबर की लाइन को जरूर आप पढ़ लीजिएगा और पहले लाइन को 2 को पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर आपके समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब इसी को देख लीजिए, एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि गैलेक्सी प्राइवेट आईटीआई ने कोर्ट केस किया था। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट का जो है तो कंप्लायंस मैटर था जिनको उन्होंने दिया है। तो अब समझ जाइए कि मैं क्या कह रहा हूं शब्द। ठीक है, इसके अंदर कोष्टक में जो है उसको आप देख लीजिए कि अब आईटीआई वालों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है एफिलिएशन को लेकर के। तो फिर यह बता दीजिए कि अगर इस बंदे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, किसी भी प्रकार की एनसी नहीं लगी थी, तो इसको एफिलिएशन क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल, बहुत सारी चीजें मैं आपके ऊपर ही छोड़ जाता हूं। समझने के लिए समझ जाइए, नहीं समझना है तो नहीं समझिए। हो सकता है कि आप आईटीआई आगे ना बढ़ाएं, हो सकता है टेड ना बढ़ाएं, हो सकता है टेड बढ़ा रहे हैं। तो जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अब आपको कितना हाय तौबा मचाना पड़ता है। इस बंदे ने कितनी लड़ाई लड़ी होगी मेरे को नहीं पता है, पर हां कोर्ट केस हुआ है तो इससे यह साफ साबित होता है कि भाई साहब ने अपनी चप्पल कितनी रगड़ी है डीजीटी के सामने। अंततः वो मजबूर होकर के 50,000 से लेकर लाख रुपए खर्चा किया होगा वकील को, तब वो जाकर के ये एफिलिएशन पाया है। थर्ड शिफ्ट के लिए यहां पे उन्होंने एक स्टार डाल दिया है अपने एफिलिएशन वाली कमेटी में, ताकि कभी भी आप इस पे कुछ कर न सको। एफिलिएशन देते समय उन्होंने बड़ी अच्छी सी चालाकी करते हुए स्टार लगा के थर्ड शिफ्ट में लिखा कि कंडीशन आपको उसी कंडीशन पे थर्ड शिफ्ट दी जा रही है जिसमें आप डीएसटी चलाएंगे और एमओयू जो है तो उसका डिटेल जो है तो स्टेट डायरेक्टर को देंगे। तो मैं, आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं इसके पीछे की जो कहानी है, जो कहानी चल रही है, जिसको आप लोग बिल्कुल भी अनदेखी कर रहे हो। मेरा काम है आपको सच दिखाना और अवेयरनेस करना। इसके पीछे की कहानी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए, हमको लगता है कि आपकी काम की चीजें आपने समझ लिया है। अब जो है तो 16 तारीख निकल गया है। अब वेट करिए आप सिर्फ रिजल्ट का, और हम भी वेट कर रहे हैं 21 तारीख को कि विप्रो जो है तो अपना क्या कमाल दिखाएगा। क्या इस बार भी बच्चे जो है तो बीच में अटक जाएंगे, फेल बच्चे पास हो जाएंगे या पास बच्चे फेल हो जाएंगे? किस तरह का सॉफ्टवेयर काम करेगा वो देखा जाएगा। अब ईडी और प्रैक्टिकल का मामला टोटली खत्म हो गया है, सिर्फ अब इंतजार है तो 21 तारीख को रिजल्ट को लेकर के। और एक चीज बता दूं कि अब आगे जो जिनका नहीं होगा अपडेट या जिनकी लिस्ट में नाम नहीं आ रही है वो अपने दौड़ धूप कर लें, थोड़ा सा आईटीआई में चले जाएं, चूंकि उनको फरवरी में एग्जाम में फिर बैठना है। अगर यहां लिस्ट में नाम नहीं आया है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो मूर्ति साहब हैं, मूर्ति साहब को फोन तो आप करेंगे नहीं, मूर्ति साहब को आप मेल जरूर करें और कल के शो में मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। और हाँ, एडमिशन के लिए जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, हमने कहा अब इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट का प्रोटोकॉल होता है, उसको आप दिखा नहीं सकते हो, आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो। न डीजीटी बोल सकती है, न डीजीटी बता सकती है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। जो चीज़ कोर्ट में चली जाती है ना, जब तक कोर्ट उसका निर्णय नहीं देता है तब तक उसको नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट की अवमानना होती है ना, इस पर जो है तो कार्रवाई हो जाती है। बस आप लोग भगवान की दया से दुआ मनाइए कि 20 तारीख को क्या फैसला आता है, तो वो 21-21 को पता चल जाएगा, 21-22 को पता चल जाएगा। मतलब इस महीने ही आपको जो भी कुछ है तो होगा, अगर जो नहीं होगा तो नहीं होगा, भगवान जाने। लेकिन 2-3 चीज़ें फिर से अफवाहें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले भी एक मैसेज के बारे में बताया था, वो आज के भी मैं बता दूं कि बहुत सारे आईटीआई वालों का गूगल फॉर्म भरवाया गया था कोर्ट केस के लिए करने के लिए, वो ओपन हो गया है और वो डीजीटी तक पहुंच गया है, सेक्रेटरी लेवल तक चीजें पहुंच गई हैं, मंत्री लेवल तक चीजें पहुंच गई हैं। अब उसमें किस किस आईटीआई वालों ने गूगल फॉर्म भरा है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई होगी, आंख मूंद करके जब मैं शो दिखा चुका था, आप लोग जानबूझ करके
कुएं में कूद रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। गूगल फॉर्म भरना मतलब आप समझते हैं आपको सीधे सीधे स्वीकृति है और आप सीधे सीधे कुएं की ओर जा रहे हो। बहुत बड़ी विडंबना होगी और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं। बाकी आप लोग जानिए समझिए, जो गूगल फॉर्म भेजे हैं वो किस नियति से भेजे हैं, क्यों भेजे हैं और क्यों सारी ITI को उन्होंने एक उसमें गर्त में डाल दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी। अब गूगल फॉर्म भरना आपका सबूत है, आपके खिलाफ जाएगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं बोलने वाला नहीं हूं। देखिए मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, वो मैं दिखा रहा हूं, ईमानदारी से दिखाता हूं, हर पहलू दिखाता हूं मैं। ये बहुत जरूरी थी हाई कोर्ट का, तो वो भी मैं दिखाया है आपका, और ये भी न्यूज़ थी, पेपरों की न्यूज़ थी, तो ये भी दिखाया। मैं किसी के लिए खड़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ सही लोगों के लिए, सही ITI, सही स्टूडेंट, सही कर्मचारी, सही नोडल, सही स्टेट, सही DGT, सही विप्रो के लिए। अगर इसमें से कोई भी गलत करेगा काम तो मैं अपने शो में जरूर दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे में आएंगे तो बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। सब्सक्राइबर करिएगा, शेयर भी करिएगा, आपको जैसा लगे वैसा करिएगा। और आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।